अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक नर्सिंग विद इरफान। आखिरकार हमने बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम उसका जो फर्स्ट पार्ट है वही क्लियर करेंगे। कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका जो बकाया ऑब्जेक्टिव है वो हम सेकंड वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो पैथोफिजियोलॉजी का हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जस्ट कुछ टर्म्स हैं, इंट्रोडक्शन है, पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है हमारे पास, उसके साथ उसकी कुछ टर्म्स हैं वो इसमें जानी जाती हैं। आइए जानते हैं। अब देखें, हमारे पास जो बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे, जिसका पार्ट नंबर 1 है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा इंशाल्लाह। अब हमारे पास क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, पैथोस। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है पैथोस, जिसका मतलब होता है डिजीज। उसके बाद इसका जो दूसरा मतलब ये भी हो सकता है फीलिंग और सफरिंग। अब देखिए, जो पैथोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड है पैथोस, जिसका मतलब ये होता है कि डिजीज या फिर फीलिंग और सफरिंग। अब इसका मतलब जो डिजीज है, मतलब हम जान गए कि ऐसी कोई भी ब्रांच साइंस की जिसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ें। ठीक है, पैथोलॉजी ऐसी कोई भी ब्रांच जिसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम सफरिंग के बारे में पढ़ते हैं। सफरिंग भी बेसिकली डिजीज़ को ही बोलते हैं। आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आप बीमारी के साथ सफ़र कर रहे हैं, किसी भी इशू के साथ कोई भी आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र डिजीज़ में ही आता है। या फिर एबनॉर्मल फीलिंग्स, आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मल फीलिंग है, डिजीज़ की तरफ वो चीज़ जा रही है। सिंपल पैथोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़। ये बायोलॉजी की साइंस की वो ब्रांच है विद द स्टडी डील्स। हम इसमें ये करते हैं कि स्टडी जो है ना, हम इसमें करते हैं सिंपल डिजीज़ की। अब इसमें हम आगे ये जानते हैं कि सिंपल जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ये है कि स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब मैंने आप लोगों को सिंपल ऊपर बताया कि हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब डिजीज़ कब होती है हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डिजीज़ है। याद रहे आप लोगों की बॉडी में जब भी चेंजिंग आती है, जब भी कोई चेंजिंग आती है, ख्वाह वो सेल में हो, टिश्यू में हो या फिर किसी भी ऑर्गन में हो, हमारे जो बॉडी है उसके किसी भी पार्ट में हो, कोई भी चेंजिंग आ जाए, स्ट्रक्चरली कोई भी चेंजिंग हो, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। अब सिंपल हमने ये जाना कि हम पैथोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली जब डिजीज़ होगी उसके साथ साथ कुछ चेंजिंग भी तो आएंगी ना हमारी बॉडी में। जो हमारे सेल हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें डेफिनेटली चेंजिंग आएगी। तो वो जो चेंजेस आ रही है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। अब सिंपल आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉज्ड बाय डिजीज। वो जो चेंजिंग आई है हमारी बॉडी में, जो भी चेंजिंग आई है वो किसकी वजह से चेंजिंग आई है, वो किसी भी डिजीज की वजह से चेंजिंग आई है हमारी बॉडी में। जो वो हम चेंजिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो होती है पैथोलॉजी। अब एक और टर्म है यहाँ पे, फिजियोलॉजी। ये आप लोग पहले भी जान चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हम उसका इंट्रोड्यूस पढ़ते हैं। एनाटॉमी तो सबको पता है। अब फिजियोलॉजी अगर मैं सिंपल दो लफ्ज में बात करूं तो स्टडी ऑफ बॉडीज फंक्शन। सिंपल फंक्शन, हम फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, फंक्शन को। अब किडनी का क्या फंक्शन है, फिल्ट्रेट करता है, यूरिन की एक्सक्रीशन करता है, जो बॉडी से वेस्ट होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये क्या होता है, यूरिन का एक फंक्शन है, मतलब किडनी का एक फंक्शन है। हम इसको बोल सकते हैं कि किडनी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी इज यूरिनेशन, कि भाई वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करती है। तो फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है, सिंपल कि हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई भी ऐसा पार्ट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे एक और टर्म में कंबाइन पैथोफिजियोलॉजी। अब ऊपर हमने पढ़ा है पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो हकीकत में जो लफ्ज बनता है वो क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, जो हमारा हकीकत में चैप्टर है। अब आइए जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है। ऊपर हमने पढ़ा है कि पैथोलॉजी, उसके बाद फिजियोलॉजी। अब हम दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक लफ्ज बनेगा पैथोफिजियोलॉजी। अब नाम से पता चल गया, देखें पैथो क्या था, सिंपल डिजीज, और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। अब डिजीज तो हो गई एक, आगे हमारा जो जिस एरिया में, जिस पार्ट में या फिर कोई डिजीज हुई है तो वो एरिया हमारा काम कर पाएगा अपना, जो उसकी फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, वो क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं। अब देखें पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब है। नॉट जस्ट चेंजेस
याद रहे पैथोफिजियोलॉजी में हम सिर्फ चेंजिंग की बात नहीं करते, ऊपर हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में कोई चेंजिंग्स आती हैं, उसकी जो स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, नॉट जस्ट चेंजेस, हमारी बॉडी में सिर्फ चेंजिंग्स की हम बात नहीं करते, आल्सो फंक्शंस अल्ट्रेशन। हमारी बॉडी में कोई फंक्शन भी जब अल्टर हो जाए, फंक्शन की जो चेंजिंग्स आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आती है, कोई हमारा बॉडी का पार्ट सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी आल्सो फोकस ऑन मैनिफेस्टेशन एंड एबनॉर्मलिटीज। मैनिफेस्टेशन किस को बोलते हैं? साइन एंड सिम्टम को बोलते हैं, जो आप लोगों के शिकायत होते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, किसी को यूरिन का मसला होता है या फिर किसी को किडनी का मसला होता है, उसको अक्सर पेशाब में जलन होती है, यूरिन में क्या होती है, बर्नेशन होती है, इंसान एक शिकायत करता है, वो उसके साइन सिम्टम्स हैं। बुखार होता है, कोई रेशेस वगैरह आती हैं, वो किस वजह से होती हैं? वो डिजीज़ की वजह से होती हैं। तो हम यहीं पे वो चीज़ पढ़ रहे हैं कि अगर हमें कोई डिजीज़ आती है तो उसके बाद जो फंक्शन होगा वो हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन नहीं रह पाएगा। तो डेफिनेटली फंक्शन में क्या आएगा? अल्ट्रेशन आएगा। अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, सिंपल इसकी ये डेफिनेशन थी। ऊपर हमने पढ़ा है पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिर हमने पैथो और फिजियो को कंबाइन किया है। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा एक मतलब स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है इसमें बीएसएन थर्ड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी, उसमें कम्बिनेशन हो गई है। उसमें हम ये जाना कि हमने जस्ट चेंजिंग के बारे में नहीं पढ़ रहे, उसमें अल्ट्रेशन भी होती है बॉडी में, उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। एक और टर्म है यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। अब माइक्रोबायोलॉजी नाम से पता चल रहा है, माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को, बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, किसी भी लाइफ की स्टडी करते हैं उसकी लाइफ की। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या करेंगे हम? किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ख्वा वो वायरस हो, फंजाई प्रोटोजोआ है, कुछ भी है, फंगल है, जो भी है, उसकी हम स्पेसिफिक स्टडी जब करेंगे वो होगी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते, जिनको हम इस माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, तो उनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो होती है माइक्रोबायोलॉजी। उनमें फर्दर अगर हम स्पेसिफिक बात करें, बैक्टीरिया की अगर हम स्टडी करेंगे तो वो होगी बैक्टीरियोलॉजी। इसी तरह अगर हम वायरस की बात करेंगे तो वायरोलॉजी। तो वो स्पेसिफिक किसी भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करें तो वो स्पेसिफिक उनकी बिहाफ पे नाम आता है। अगर हम ऑल ओवर जनरली बात करें तो वो होती है माइक्रोबायोलॉजी, कि भाई किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। अब एक और टर्म है यहाँ पे हेमाटोलॉजी। देखिए, हीम का मतलब जब भी होता है, इसका मतलब होता है ब्लड। टोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी, आप लोगों को सबको पता है। जो लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? ब्लड की स्टडी। अब ब्लड के रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं, उसके ऑर्गन्स हैं, डिजीज़ हैं, वो हम इसी ब्रांच में पढ़ते हैं। हेमाटोलॉजी का नाम जब भी है आप लोग समझ जाएं कि भाई ब्लड के रिलेटेड हम कोई चीज़ स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल साइंस। हेमाटोलॉजी क्या है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कि कंसर्न करती है विद ब्लड ऑर्गन्स एंड डिजीज। अब हेमाटोलॉजी वो ब्रांच है, ठीक है, जो कि कंसर्न करती है, किसके साथ करती है? ब्लड के साथ। मतलब ब्लड के रिलेटेड है, हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है, ब्लड की फॉर्मेशन वगैरह किस तरह होती है, इसी तरह जो ब्लड की डिजीज वगैरह होती हैं उसके ऑर्गन्स। अब ब्लड के ऑर्गन कौन कौन से हैं? जिस तरह बनता है वो लाइफ के मुताबिक होते हैं, इंसान छोटा होता है फिर बड़ा होता है, लाइफ बाय लाइफ। इस तरह लिवर भी बनाता है हमारा ब्लड, स्प्लीन भी बनाता है। जो स्पेसिफिक हमारी जगह होती है ब्लड बनाने की, वो होती है बोन मेरो। तो जब हम बोन मेरो के बारे में बात करेंगे वो होगी हेमाटोलॉजी में, कि भाई जो ब्लड फॉर्मेशन ऑर्गन्स हैं हमारे पास, उसकी हम अगर ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं तो वो हेमाटोलॉजी में आता है। इसी तरह अगर हम हेमाटोलॉजी में जो डिजीज आती हैं ब्लड के रिलेटेड, उसकी भी हम डिजीज करेंगे इसी हेमाटोलॉजी में। जिस तरह एनीमिया है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है आप लोगों को, लीकोसाइट्स होते हैं, इसी तरह थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह, उनकी जो एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह आ जाती है। लीकोसाइट जो WBC होते हैं, RBCs वगैरह होते हैं, प्लेटिलेट्स, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है या फिर ब्लड में कोई भी डिजीज़ आती है, तो वो सारी हम हेमाटोलॉजी ब्रांच में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स इम्यून सिस्टम एंड डिजीज। इम्यून सिस्टम आप लोगों को पता होगा, इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का दिफा करता है, हमारी बॉडी का क्या करता है? डिफेंस सिस्टम में दिफा करता है हमारी बॉडी को, प्रोटेक्टिव हमारा ऐसे समझे एक सिस्टम है बॉडी का, जो कि हमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है।
अब इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है जहाँ पे हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इम्यून सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी जो डिजीज़ वगैरह हैं उसके बारे में भी हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एक और टर्म है यहाँ पे हेल्थ एंड डिजीज़। काफ़ी लोग समझते हैं, जिनसे पूछें कि हेल्थ क्या है, लोग ये समझते हैं कि मैं सही से चल फिर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मेरे में ये एबिलिटी है, मुझे कोई जो है ना मेरा कोई ऑर्गन वगैरह कोई डैमेज नहीं है, कोई टिश्यू डैमेज नहीं है, मैं ठीक हूँ। याद रहे, अगर आपकी बॉडी में कोई टिश्यू वगैरह डैमेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या हैं, हेल्थ हैं। जो WHO के मुताबिक हेल्थ की डेफिनेशन है वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये देखें, हेल्थ क्या कहता है हमारे पास, WHO क्या बोलता है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, 4 चीज़ें WHO ने बताई हैं कि अगर आपके पास फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेल बींग, अगर ये चारों चीज़ें आपकी वेल बींग है, कंप्लीट है आपकी बॉडी में, देन आप लोग क्या हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं हेल्थी हूँ या फिर मुझ में हेल्थ है। ये नहीं है कि आप लोगों की बॉडी में कोई मसला हो या फिर कोई भी मसला ना हो आप कहें कि मैं हेल्थी हूँ। नहीं, ये चारों चीज़ें आपकी बॉडी में मतलब होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इनमें कोई भी डिफ़ॉल्ट आता है तो आप इसे समझें हेल्थ के काबिल नहीं हैं आप। अब देखें, फिजिकली, फिजिक का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपकी बॉडी में, आप मुझे देख रहे हैं, फिजिकली कोई मेरी बॉडी में चेंजिंग है, मेरी कोई फिंगर नहीं है यहाँ पे या फिर कोई कट वगैरह है, ठीक है, कोई मेरी सर्जरी हुई हुई है या फिर कोई भी फिजिकली चीज़ हमारी मेरी एबनॉर्मलिटी है, वो किस चीज़ में आएगी, हेल्थ में नहीं आएगी वो, अगर आप लोगों को ये चीज़ है। इस तरह आप, जो दूसरा है मेंटल, चलें फिजिकली तो आप बिल्कुल एबल हैं, आप में कोई डिजीज़ नहीं है, कोई भी आप दिखने में, चलने में, फिरने में उकल जो है ना बिल्कुल स्टेबल हैं आप। लेकिन अगर मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब हैं, कोई प्रेशर है आपको, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अब वो चीज़ है आपको। दूसरी तरफ से क्या है, फिजिकली आप क्या हैं, स्टेबल हैं, सोशल भी आप स्टेबल हैं, स्पिरिचुअल भी आप स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, तो आपकी ये हेल्थ नहीं होगी। इसी तरह हम सोशल की बात करें और स्पिरिचुअल की बात करें, ये दोनों चीज़ें भी लाजमी होनी चाहिए, देन यू विल एबल टू हेल्थ, मतलब आप फिर कहलवाएंगे कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, हेल्दी पर्सन हूँ। ठीक है, एक और यहाँ पे टर्म आती है डिजीज़। अब डिजीज़ का क्या होता है, इंटरप्शन, मतलब रुकावट या फिर रुक जाना। सेसेशन भी हम बोलते हैं रुकावट को, किसी चीज़ का रुक जाना। अब किस चीज़ का रुक जाना, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जो जब बंद हो जाए हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि एटियोलॉजी। अब एटियोलॉजी को वर्ड है, वहाँ से ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव्ड हुआ है, एटियोलॉजा, जिसका मतलब होता है रीज़न। स्पेसिफिक अगर हम इसके बारे में जानें तो स्टडी ऑफ कॉजेशन, मतलब जब भी आप स्टडी की बात करेंगे, कॉजेज जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई चेंजिंग आई है, किसी भी सेल में, ऑर्गन में या फिर किसी भी टिश्यू में कोई भी कॉज वगैरह आया है, कोई भी चेंजिंग आई है, वो डिजीज़ मतलब कॉज होगा उसका। सिंपल अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी वो चीज़ होती है कि जिसकी वजह से आप लोगों को डिजीज़ हुई है। ये देखिए यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है रीज़न, मतलब एविडेंस। ये जो आपको डिजीज़ हुई है, बॉडी में कोई चेंजिंग आई है, सेल में चेंज आई है, टिश्यू में या फिर ऑर्गन में, उसकी वजह क्या है, कॉजेशन क्या है। तो सिंपल हम जो कॉजेज होते हैं उसको हम बोलते हैं एटियोलॉजी। ये एक पूरी ब्रांच है जिसमें आप कॉजेज वगैरह पढ़ते हैं। इसके बाद होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस को भी आप बहुत ही अच्छी तरह जानते होंगे। इसकी जो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है, बॉडी ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। अब देखिए होता क्या है, आपकी बॉडी में कोई भी चेंजिंग आती है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर एब नॉर्मल हो जाता है आपकी बॉडी में, लो हो जाता है या फिर हाई हो जाता है, फिर उसको जो चीज़ मेंटेन करेगी, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो इम्बेलेंस हो जाती है, मतलब नॉर्मल से हट के उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो एब नॉर्मल होती है, तो होम्योस्टेटिस क्या करता है, उस चीज़ को बरकरार रखता है। होम्योस्टेटिस में टू प्रोसेस आते हैं, ये मतलब मैकेनिज्म के ज़रिए बॉडी पे इफेक्ट करता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। अब उन दोनों फीडबैक के ज़रिए ये होम्योस्टेटिस क्या करता है, हमारी बॉडी में मेंटेनेंस करता है। कोई भी बॉडी में चेंजिंग वगैरह आ जाती है, इंटरनल जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनमें कोई भी चेंजिंग आ जाती है, तो उस चीज़ को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। अब आगे यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो अपनी फील्ड में महारत हासिल करते हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं, साइंसदान होते हैं या फिर डॉक्टर, फिजिशियन, कोई भी हो सकता है, जो अपनी मतलब उनकी जो फील्ड होती है स्पेसिफिक, उसमें उन चीज़ को महारत हासिल हो उनको। अब यहाँ पे दो टर्म्स है बहुत ही अहम, आप लोग देखें,
एनाटॉमिकल स्पेशलिस्ट एंड दूसरा क्या है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। अब एनाटॉमिकल नाम से ही पता चल रहा है, पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, एनाटॉमिकल क्या होता है, ये एक पैथोलॉजिस्ट होता है जो कि परफॉर्म करता है। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट हु परफॉर्म ऑटोप्सिस टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज है ऑटोप्सी, इसको बोलते हैं ऑटोप्सिस भी बोलते हैं, ऑटोप्सी भी बोलते हैं। सिंपल ऑटोप्सी हम बोलते हैं पोस्टमार्टम को। देखिए, अगर एक बंदा कोई मर जाता है, उसकी डेथ होती है, बाद में हम क्या करवाते हैं, हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम करवाते हैं उसका, ताकि हम जान सकें कि उसका जो एविडेंस है, उसकी डेथ वगैरह क्यों हुई है, उसके पीछे क्या इस तरह के रीजंस हैं, क्या उसके पीछे कॉजेज हैं। वो जब हम डेथ को जो है ना, किसी भी कोई इंसान की डेथ होती है, उसको हम जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं, तो वो इस फील्ड में होता है। जो एनाटॉमिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ में महारत हासिल करते हैं। उनको ये इख्तियारात होता है कि वो अपना जो है ना, अपनी उसमें एबिलिटी, काबिलियत वगैरह दिखा के उस चीज़ को देखें, उसकी जो है ना फर्दर उसकी जो एविडेंस वगैरह होती है, कॉजेज वगैरह होती हैं, वो चीज़ जाने कि हमारे पास एक जो डेथ हुई है, मौत हुई है, ये किस वजह से हुई है। अब एक और टर्म है यहाँ पे, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। अब नाम से पता चल रहा है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, इनका काम होता है लैब में रिव्यू करते हैं। अब देखें, परफॉर्म रिव्यू लेब्स टू डिटरमाइन एविडेंस ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू। ये क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का कोई टिश्यू लेते हैं, आपके बॉडी से, ऑर्गन से वो टिश्यू लेते हैं जहाँ पे जो एरिया आप लोगों का इफेक्ट है, जहाँ पे आप लोगों को डिजीज वगैरह हुई है, तो उस चीज़ से वो टिश्यू वगैरह लेंगे, तो उसको डिजीज, उसको जो है ना डिस्कस करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ लेब्स में उसकी रिव्यू वगैरह करेंगे, जानेंगे ताकि ये एबनॉर्मलिटी है, ये क्यों आई है और इसके पीछे एविडेंस क्या है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा है कि जो एनाटॉमिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मौत के बाद, मतलब जब आपकी डेथ होती है उसके बाद जानकारी करते हैं, उसकी ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये जो मौत हुई है किस वजह से हुई है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। इसी तरह अगर हम क्लिनिकल की बात करें, तो ये क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, एबनॉर्मल टिश्यू लेते हैं। जो एबनॉर्मल टिश्यू होता है वो लेते हैं, तो फिर जानते हैं कि भाई ये डिजीज़ हुई क्यों है, किस तरह हुई है, इसके कॉजेज वगैरह क्या हैं। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है। अब यहाँ पे एक दो और टर्म्स हैं, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी। अब जनरल पैथोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉमन चेंजिंग्स इन सेल टिश्यू, फॉर एग्जांपल इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन। अब जनरल पैथोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ की स्टडी, हमारी बॉडी में जो कॉमन चेंजिंग्स आती हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं, मतलब जो नॉर्मल कॉमन चेंजिंग आती है, कहीं भी आ सकती है, वो सेल में हो या फिर टिश्यू में हो, कोई इंजरी हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो। मतलब अगर हम कॉमन की बात करें, इस तरह जो है ना जनरल कहीं कहीं पे भी जो है ना, वो आप लोगों का टिश्यू इफेक्ट हुआ या फिर डिजीज हुई है, कहीं भी चेंजिंग आई है आपकी बॉडी में, उसकी जब हम स्टडी करें, कॉमन स्टडी करें, तो उसको बोलते हैं जनरल पैथोलॉजी। अब दूसरा यहाँ पे एक और टर्म है, सिस्टमिक पैथोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टमिक पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ पार्टिकुलर सिस्टम। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, इस ब्रांच में आप लोग क्या करेंगे, सिस्टमिक वाइज, मतलब एक स्पेसिफिक आप किसी भी सिस्टम की स्टडी करेंगे, पार्टिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर आपने नर्वस सिस्टम को जानना है आपने, या फिर जीआईटी जो होता है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, पूरा एक ट्रैक्ट होता है, इसी तरह यूरिनरी सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम में अगर कोई चेंजिंग वगैरह आती है, उसकी पैथोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक पैथोलॉजी। मतलब एक खास स्पेसिफिक किसी भी सिस्टम की स्टडी वगैरह करना, उसमें कोई डिजीज वगैरह आती है उसकी जानकारी करना। इसी तरह लास्ट हमारी टर्म में स्पेशल पैथोलॉजी। स्पेशल देखें, नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक डिजीज। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के हवाले से स्टडी करते हैं, वो ब्रांच होती है स्पेशल पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल डीएम, डीएम मतलब डायबिटिक मलाइटस, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, अगर आप उनके बारे में स्पेसिफिक स्टडी करेंगे, तो वो ब्रांच होगी स्पेशल। ये इन तीनों में डिफरेंट ये है कि जनरल कोई भी जनरल हो सकती है, कॉमन हम किसी भी एरिया की, किसी भी टिश्यू सेल की हम स्टडी करें। इसी तरह अगर हम सिस्टमिक की बात करें, तो पार्टिकुलर कोई भी सिस्टम हम ले सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह आई है, उसकी जो डिजीज वगैरह आई है उस सिस्टम में, उसकी हम स्टडी करें। जो लास्ट में है स्पेशल पैथोलॉजी। स्पेशल में ये होता है कि आप किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के बारे में आप स्टडी करें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर डायबिटिक मेलाइटिस है, इस तरह कोई भी आप लोग स्पेसिफिक कोई भी डिजीज ले सकते हैं, आप उनकी एग्जांपल आप लोग
देख सकते हैं इसमें। आइए थोड़ा इसका रिव्यू करते हैं, एक बार समराइज करते हैं इसको, ठीक है। इसका जो बकाया लेक्चर है, बकाया जो यूनिट्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पैथोलॉजी जाना कि पैथोलॉजी होती क्या है। इसके बाद दूसरी टर्म होती है फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया, वो एक पूरी ब्रांच बन गई पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसी भी डिजीज़ के हवाले से स्टडी करते हैं, ना कि सिर्फ उसकी चेंजिंग के बारे में नहीं, बल्कि अगर एक बॉडी में टिश्यू में कोई भी चेंजिंग आ गई है, उसके जो फंक्शन है उसमें भी अल्ट्रेशन आ जाएगी, मतलब जो फंक्शन होता है प्रॉपर वो भी उसका एबनॉर्मल रहेगा, कोई नॉर्मल फंक्शनिंग वगैरह नहीं होगी। इसके बाद हमने कुछ और टर्म्स पढ़ी है। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं हम, तमाम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास एक और टर्म में हेमाटोलॉजी, मतलब ब्लड के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं या फिर स्टडी करते हैं हम, उसमें हेमाटोलॉजी आता है। इसी तरह इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम के बारे में, फिर हमने हेल्थ जाना है, डिजीज़ जाना है कि ये दोनों टर्म होती क्या हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, होम्योस्टेटिस, एटियोलॉजी, स्पेशलिस्ट, एनाटॉमिकल स्टेब्लिश है, क्लिनिकल स्पेशलिस्ट है, इसी तरह जनरल पैथोलॉजी है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, दो टर्म्स हैं, सिस्टमिक पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी। बकाया इस वीडियो का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे।